हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 9 और यही से सीजन 3 स्टार्ट होता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान ने अपनी जान पर खेल के शुई, किंग वेई और शाओ शी को बचाया। उसने डीमन किंग का अकेले मुकाबला किया था, लेकिन फिर भी किंग वेई ने फैंग हान पर झूठे इल्जाम लगाए, जिस वजह से सीनियर हुआ उसका गोड़ छीनकर उसे जान से मारने वाला था। मगर तभी किंग शुई वहाँ आके उसे रोक देती है। बाद में फैंग हान ने सीनियर हुआ को 10 ईयर चैलेंज किया और अगर वो 10 सालों बाद हुआ को हरा नहीं पाया तो हेवन उसे सजा देंगे। इनफैक्ट वो रीइंकार्नेट भी नहीं होगा। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें जिडियन पीक दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग हान किंग शुई से मिलने आया था। और गाइस, यहाँ पर फैंग हान का लुक बदल चुका है। वो पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम बन चुका था। वो अपने मास्टर किंग शुई से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा था। तभी किंग शुई कहती कि फैंग हान, जब पहली बार हम मिले थे तब तुमने यकीनन मुझसे झूठ बोला होगा। तुम्हारा कल्टीवेशन बड़ी ही तेजी से बढ़ चुका है। जब हम दोनों डीमन अल्टर से बाहर आए थे तभी मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे पास हुआंग चौन की ड्राइंग है। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये फैंग हान को समझ नहीं आ रहा था। किंग शुई कहती कि घबराओ मत, तुम्हारा ये राज हमेशा राज रहेगा, क्योंकि सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के अपने अपने एडवेंचर और सीक्रेट्स होते हैं। भले ही तुम्हारे पास हुआंग चौन का ट्रेजर है, मगर फिर भी तुम हुआ तियांडो के 10 इयर्स चैलेंज को जीत नहीं पाओगे। ये सब सुनकर फैंग हान थोड़ा सा शॉक हो गया था। तो किंग शुई उसे बताती है कि जैसे ये ट्रेजर तुम्हें मिला वैसे ही हुआ तियांडो भी किस्मत वाला है। वो एक बार गलती से इमॉर्टल केव में चला गया था। वहाँ पर उसे एंशिएंट इमॉर्टल लॉर्ड पानो की लेगेसी मिली। फिर हुआ तियांडो ने पानो की सारे टेक्निक को मास्टर किया। साथ ही उस केव में हुआ तियांडो को अनगिनत मैजिक वेपन्स और सीक्रेट्स मिले और उन्हीं की मदद से अब वो जल्दी इमॉर्टलिटी की सीक्रेट रेल में एंटर करेगा। तो अगर तुम 10 सालों में उसे हराने के सपने देख रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी होगी। जिस पर फैंग हान कहता है कि सीनियर, मुझे वो दिन भी याद है जब मुझे खाने को नहीं मिलता था। हर वक्त लोग मुझे परेशान करते थे। तभी मैं समझ गया था कि इज्जत छीन के नहीं मिलती बल्कि उसे कमाना पड़ता है। उसके बाद मेरी मुलाकात आप जैसे रहम दिल पर्सन से होगी, जिसने सबके अगेंस्ट जाकर मुझे युवा में रहने दिया। आपने मेरी गुलामी खत्म करके मुझे एक डिसाइपल बना दिया, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि दुनिया इतनी बेरहम होगी। यहाँ पर नियमों का जंगल है जिसे कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ पर मैंने कई बार मौत का सामना किया और आगे भी करता रहूंगा। अगर मैं पावर और डिग्निटी को हासिल करने के लिए मारा भी जाता हूँ तो भी मुझे उसका गम नहीं, लेकिन मैं हुआ तियांडो की मनमानी नहीं चलने दूंगा। तो किंग शुई कहती ठीक है, फिर अब तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कुदरत के खिलाफ जाकर करनी होगी। जल्दी अर्थ एंड हेवन की कैटास्ट्रॉफी होने वाली है। उसी वक्त इमॉर्टल्स और डीमंस की जंग शुरू हो जाएगी। अगर तुम इस बैटल में सरवाइव करते हो तभी तुम हुआ तियांडो को हरा पाओगे। तुम्हें यहाँ के नियमों को फिर से लिखना है तो फिर ये बैटल तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका साबित होगी। जिस पर फैंग हान कहते हैं कि सीनियर, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं हुआ तियांडो को जरूर हरा दूंगा। तो किंग शुई उसे बताती है कि हमारा सेक जल्दी एनुअल माउंटेन्स एंड रिवर रैंकिंग को स्टार्ट करने वाला है। इस बार की लिस्ट पिछले बार से काफी अलग होगी। इसमें जो भी विनर होगा उसे इमॉर्टलिटी पिल एज ए रिवॉर्ड मिल जाएगी। अगर तुम वो पिल हासिल कर पाओ तो तुम बहुत ही जल्दी सुपरनेचुरल पावर्स की सीक्रेट रेल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। फैंग हान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये कॉन्टेस्ट जीत जाओ। तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी के मुंह को बंद करना होगा जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। तो फैंग हान उससे वादा करता है कि वो अपनी सीनियर की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जिसके बाद किंग शुई उससे कहती कि मुझे फेरी वर्ल्ड में जाना होगा। हमारी जिडियन पिक में ढेर सारे टेलिस्मैन और सील एलिक्सर है, तुम उन्हें जितनी मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो फेरी वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाती है और अब हमें जियालान पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर जियालान सबको बता रही थी कि डीमन बैटलफील्ड में ढेर सारे डीमन घुस गए थे, जिस वजह से तुम लोगों को सीधा इनर डिसाइपल बनाया गया। तो अब मुझे सेक्ट ने तुम लोगों को 3 कल्टीवेशन मेथड सिखाने के लिए बोला है। पहली टेक्निक है हुन चार टूनागोंग, दूसरी टेक्निक का नाम है अर्थ एंड हेवन इंस्पायरिंग और सबसे आखिर में आती है युआन शेन स्पिरिचुअल टेक्निक। अगर तुम लोग इन तीनों टेक्निक्स को मास्टर करोगे तो तुम्हारा माइंड क्लियर और हार्ट प्योर हो जाएगा। और तभी फैंग हान ड्राइंग में चला जाता है, जहाँ पर यान एक सीक्रेट मेथड का यूज करके 5 यक्षास को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद एक शूरा डीमन बन जाएगा। फिर यान उस शूरा को फ्लाइंग सोर्ड के साथ रिफाइन करके एक
मैजिक स्वॉर्ड बनाने वाला था। ये स्वॉर्ड शूरा बोन्स की वजह से एक खतरनाक किलिंग वेपन बनने वाली थी। यान कहता है कि एक बार ये तैयार हो जाए फिर तुम ब्लड सैक्रिफाइस करके इसे अपनी सोल से अटैच कर सकते हो। साथ ही तुम्हारे लिए एक शूरा क्लोन भी बन जाएगा। जिस पर फैंगहान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो क्लोन मेरे बहुत काम आ सकता है। जिसके बाद यान उसे बता रहा था कि तुम कल्टीवेशन में काफी आगे तक जा चुके हो। मेरी मानो तो अब बंद कमरे में कल्टीवेट करने से अच्छा है मैं तुम्हें अंडरग्राउंड की दुनिया में लेके चलता हूँ। वहाँ पर तुम डीमंस को एब्जॉर्ब करके उनसे एलिक्सर बना सकते हो। साथ ही तुम वहाँ से धर्मा क्रिस्टल जेड भी कलेक्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन फैंगहान ने इस जेड के बारे में कभी सुना नहीं था, तो यान उसे बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि जेड एंशिएंट टाइम्स में एक रेलिक हुआ करता था, मगर जब कैटास्ट्रोफी हुई तब उसकी बची हुई और अभी कंबाइंड हो गई और फिर उसी से धर्मा क्रिस्टल बन गया। इस क्रिस्टल जेड से हम सिर्फ मैजिक वेपन से रिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के साथ मिलकर तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा। जिस पर फैंगहान कहते हैं ठीक है, फिलहाल तो मैं एक लेक्चर में हूँ, उसके बाद हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जिसके बाद वो दोबारा से लेक्चर में आ गया था। अब सेशन खत्म होने के बाद फैंगहान उन्हीं 3 मेथड के बारे में सोच रहा था। फैंगहान को अर्थ एंड हेवन की इंस्पायरिंग टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वो कह रहा था कि जब मैं रियल कॉम्बैट करूंगा तब शायद मैं इन्हें अच्छे से मास्टर कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर किंगवे और नानशियान पहुँच जाते हैं। फैंगहान तो इस बंदे को जानता ही नहीं था, तो किंगवे उसे बताती है कि सीनियर नानशियान माउंटेन एंड रिवर लिस्ट की 3rd रैंकिंग पर है, मगर फिर भी तुम इन्हें नहीं जानते, तुम तो 1 नंबर के बेवकूफ हो। जिस पर फैंगहान कहता है कि अब मैं हर आने जाने वाले बंदे को थोड़ी न जान सकता हूँ। तो नानशियान कहता है कि जब तुमने सीनियर हुआ के साथ इवल गॉड के लिए चैलेंज किया था तब मैं वहीं पर था। उस दिन सीनियर हुआ ने तुम्हारी काफी अच्छे से पिटाई की थी। और अब फैंगहान को भी याद आता है कि हाँ, ये बंदा डीमन बैटलफील्ड पर मौजूद था। जिसके बाद नानशियान कहता है कि फैंगहान तुमने कहा था कि तुम किंगवे के फियांसे हो और जो भी उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा तुम उसे मार दोगे। तो अब मैं किंगवे के साथ हूँ, बोले तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे। जिस पर फैंगहान कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, मगर बस थोड़े दिन सब्र करो। जब इनर डिसाइपल्स की माउंटेन एंड रिवर की लिस्ट दोबारा से बनाई जाएगी उसी वक्त तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। फिलहाल तुम 3rd रैंकिंग पर हो ना, मैं ये बात याद रखूंगा। इतना कहकर फैंगहान वहाँ से चला जाता है। किंगवे नानशियान को बता रही थी कि फैंगहान को बहुत घमंड आ गया है। जिस पर वो कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं माउंटेन एंड रिवर लिस्ट में उसका नाम कभी आने ही नहीं दूंगा और ना ही इसे सीनियर हुआ के साथ फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जल्द ही फैंगहान का चैप्टर क्लोज करने वाला हूँ। जिसके बाद वो किंगवे से कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं है, एक काम करो तुम जाकर सीधा सीनियर ब्रदर वान लियो से मिलो, वो तुम्हें एक अच्छा सा मैजिक वेपन दे देंगे। इस वेपन का यूज तुम माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में कर पाओगी। ये सुन के तो किंगवे बहुत खुश हो गई थी। जिसके बाद उसे थैंक्स बोल के नखरे दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। किंगवे के वहाँ से जाते ही नानशियान से मिलने 2 बंदे आ गए थे। दरअसल ये लोग नानशियान के लिए जासूसी करने का काम करते थे। वो कहता है तुम दोनों भी आज से फैंगहान पर नजर रखोगे, वो दिन भर क्या करता है, कहाँ जाके प्रैक्टिस करता है, इसकी सारी अपडेट्स मुझे चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी अजीब बात पता चले तो उसी वक्त मुझे रिपोर्ट कर देना। जिस पर वो दोनों बंदे कह रहे थे कि जी हुजूर, आप जो बोलोगे वही होगा। इसलिए नानशियान उन्हें 40 जिंगियान पिल्स दे देता है। वो कह रहा था कि काम खत्म होने के बाद तुम दोनों को मैं एक एक मैजिक वेपन भी दे दूंगा। ये सुन के तो दोनों बंदे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंगहान को देखते हैं जो क्रेन फेरी पर सवार था। वो कहते फैंगहान तुम तो बहुत हैंडसम हो चुके हो, मेरा तो तुम पर दिल ही आ गया। फैंगहान को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। अब क्रेन फेरी ने फैंगहान को एक केव के पास ड्रॉप कर दिया था। वो उसे बताती है कि ये जगह बहुत डरावनी है, इसलिए मैं यहाँ पर खेल नहीं सकती। तो फैंगहान उससे कहता है कि एक काम करो तुम वापस चली जाओ, मैं प्रैक्टिस करके खुद ही वापस आ जाऊंगा। जिस पर क्रेन फेरी कह रही थी कि ये जगह हनाई रेगिस्तान से 100 गुना ज्यादा डरावनी है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फैंगहान वहाँ के पहाड़ों पर जंप लगाते हुए अंडरवर्ल्ड में पहुँच जाता है। उस केव को गौर से देखने लगता है। तब तक वहाँ पर यान भी पहुँच गया था। वो कहता है कि मैं हजारों सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, अभी भी ये जगह वैसी डरावनी और डार्क है। जिसके बाद वो फैंगहान को बता रहा था कि यहाँ पर येलो स्प्रिंग होली रिवर बहती है। ये रिवर अंडरवर्ल्ड के डीपेस्ट पार्ट से फ्लो होती है। साथ ही यहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम है। अब इनके सामने 2 बड़ी चट्टानें थी, उन्हीं के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। तो फैंगहान थोड़ा सा डरते हुए
उसके अंदर एंटर करता है और थोड़ी देर में उनके सामने कुछ भेड़िए आ जाते हैं। यान कह रहा था कि इन्हें अभी स्नो वुल्फ कहा जाता है। अब वो भेड़िए फैंग हान पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। तब तक फैंग हान ने अपने डीमन पपेट को समन करके उसके कंधे पर सवार हो जाता है। अब वो पपेट उस स्नो वुल्फ को एक ही झटके में खत्म करके यान की तरफ फेंक देता है। यान ने तुरंत ही उसके माथे पर लगा हुआ ब्लड क्रिस्टल बाहर निकाल लिया था। वो कहता है कि स्नो वुल्फ रेगिस्तानी भेड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसी वजह से इनके माथे पर लगा हुआ ब्लड क्रिस्टल एलिक्सर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है। इधर फैंग हान ने कई सारी भेड़ियों को खत्म कर दिया था। वो यान से कह रहा था कि अगर इनके क्रिस्टल से अच्छी क्वालिटी का एलिक्सर बनेगा फिर तो इन भेड़ियों को मुझसे बच के रहना होगा। अब यान उससे कहता है कि जल्दी से इन भेड़ियों को मार के उनका क्रिस्टल कलेक्ट करके मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ही खास मैजिक वेपन देने वाला हूँ। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। इधर फैंग हान के सामने ढेर सारे भेड़िए आ गए थे। बेचारे उन भेड़ियों को क्या ही पता कि फैंग हान उनका काल बन के वहाँ आया है। अब फैंग हान अपने डीमन पपेट की मदद से उन सभी को खत्म करना शुरू कर देता है। डीमन पपेट उछल उछल कर उन्हें मक्खियों जैसा मसल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम नैनशियान को देखते हैं जिससे मिलने के लिए लिनियान नाम का बंदा आया था। नैनशियान तो उसे बिना देखे ही उससे बात करना शुरू कर देता है। ये देखकर लिन उससे कह रहा था कि आपने तो मेरी आहट से ही मुझे पहचान लिया और आपकी इसी खूबी को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। नैनशियान कह रहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तुम्हारे पाँव काफी कम आवाज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे सीनियर ने तुमसे काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा ली है। जिस पर लिनियान कह रहा था कि मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ी क्योंकि अब हमारे युवा सेक्ट में बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल आ गए हैं। फैंग हान उन्हीं में से एक है। मैंने उसके कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपने भी उसे उकसाने की बहुत कोशिश की थी मगर वो तो एकदम शांत था और इसी से पता चलता है कि उस बंदे के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आप उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस पर नैनशियान कह रहा था कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ लेकिन उसने ज्यादा पंख फैलाने नहीं चाहिए। अगर वो प्यार मोहब्बत से इस बात को समझ ले तो ठीक, नहीं तो वैसे भी वो माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में आने वाला है और तुम्हें तो पता है कि वहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है। ये सुन के लिन कह रहा था कि सीनियर आप बिल्कुल भी नहीं बदले। आप हमेशा डिसाइपल्स को सप्रेस करते हो। आप आगे जाके की मॉडल बनने वाले हो तो आपको ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। तो नैनशियान हंसते हुए कह रहा था कि देखो हमारे सेक्ट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो क्यों ना हमें उसका फायदा उठाए। देखो तुम और मैं फाइटरू इनहेरिटेंस पिक से बिलोंग करते हैं तो क्यों ना हम इस सेक्ट को बुलंदियों तक लेके जाए। फैंग हान जीडियन पिक का डिसाइपल है इसलिए हम उसे अपने रास्ते में नहीं आने दे सकते। उसे रास्ते से हटाने में ही हमारा फायदा होगा। देखो मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, तुम भी इसमें मेरा साथ दे सकते हो। हम दोनों मिलकर फैंग हान को रास्ते से हटा देंगे। जिस पर लिन जवाब देता है कि मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। मुझे आपके जैसी साजिशें करना पसंद नहीं है। अगर मुझे फैंग हान का मुकाबला करना पड़ा तो मैं अपनी ताकत के दम पर उसके साथ फाइट करूंगा, ना कि आपके जैसी साजिश करके। ये सुन के नैनशियान कह रहा था कि तुम्हारे मुंह से ताकत की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो याद ही होगा कि पिछले साल हुए कॉन्टेस्ट में तुम मुझसे हार गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी इन अच्छी स्पीच और सच्चाई की बातों पर चिढ़ाती है। खैर जो भी है तुम मेरे जूनियर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं थोड़ी दुनियादारी तुम्हें सिखा पाऊँ। मगर इसके लिए भी लिनियान मना कर देता है। वो कह रहा था सीनियर हम दोनों की सोच बहुत अलग है इसलिए हमने भी अलग अलग ही रहना चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब हम सीधे माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग हान ब्लड क्रिस्टल लेके यान के पास पहुँच चुका था। उसने वो सारे क्रिस्टल यान के हवाले कर दिए तो यान तुरंत ही उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो फैंग हान से कह रहा था कि भले ही हमारा इवल गोल्ड छीन चुका हो मगर उसके स्मोक का एक कतरा हमारे ड्राइंग में अटक गया था। तो अब मैं हुआंगचुआन रिवर के होली वाटर का यूज करके इस होली स्मोक और ब्लड कॉटन मैजिक को एक करके तुम्हारे लिए खास स्पिरिचुअल आर्मर बना रहा हूँ। जिसके बाद यान ने उसमें थोड़ी सी ब्लड क्रिस्टल की पावर भी डाल दी थी और अब एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पर एक खतरनाक आर्मर बन चुका था जिसे देखकर फैंग हान के तो होश ही उड़ जाते हैं। और तभी यान को पर्पल यांग मैजिक वेपन का सेंस होता है तो तुरंत ही फैंग हान को लेकर ड्राइंग से बाहर आ जाता है। उन्हें वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी नजर आ रही थी तो यान कहता है कि मैजिक वेपन शाइनिंग स्टार से बना हुआ है, शायद स्टार गेट से कनेक्टेड है। ये सुन के फैंग हान को अपने मास्टर की याद आती है। जिसके बाद ये लोग तुरंत इस रोशनी को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे को डीमंस ने घेर लिया है। वो बच्चा अपने माँ बाप को मदद के लिए बुला रहा था। यान फैंग हान को बताता है कि इस बच्चे के पास सन एंड मून का 5 स्टार वाला ब्रेसलेट है। एक स्टार गेट है जो हजारों चांद सितारों की रोशनी को कलेक्ट कर सकता है। इसमें बेशुमार ताकत है, ऐसा ट्रेजर हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। यकीनन ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं। अगर इस बच्चे के पास इतना खास ट्रेजर है इसका मतलब
मतलब ये बच्चा भी बहुत स्पेशल होगा। फैंग हान भी उसकी बातों से एग्री था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे फंस गया। और तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है। वो हंसती हुई इस बच्चे से कह रही थी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, ये कोई गार्डन नहीं जो तुम यहाँ पर खेलने आ गए। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी मासूम सी शक्ल देख के तुम्हारा लाड़ करेगा। बस अब थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार मैं ये तुम्हारी शील्ड को ब्रेक करूँ, फिर तो तुम्हें मैं कच्चा ही चबा लूंगी। ये सुन के तो बच्चा और ज्यादा रो रहा था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर खूबसूरत से स्टोन कलेक्ट करने आया था, लेकिन तुम इतने से स्टोन के लिए मुझे जिंदा खाने की बातें कर रही हो। ये लो तुम्हारे स्टोन, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे खाना मत। इधर फैंग हान कह रहा था कि पता नहीं ये लड़की कौन है, इसका वेपन भी बहुत अजीब है। तो यान उसे बताता है कि अर्थ के डीमंस को शुरा कहा जाता है और शुरा के मर्द बहुत अगली होते हैं, लेकिन शुराज की औरतें सेम टू सेम इंसानों जैसी दिखती है। तो मुझे लगता है कि लड़की शुरा डीमन है और उसके पास जो वेपन है उसे साउंड किलिंग डीमन सोर्ड कहा जाता है। इसकी स्पीड हवा से भी तेज होती है और अगर इस लड़की की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मैजिकल सीक्रेट रेल में पहुंच चुकी है। फैंग हान, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम इसे आसानी से हरा नहीं पाओगे, इसलिए खतरनाक फाइट के लिए रेडी हो जाओ। इतना बताकर यान वहाँ से गायब हो गया था। इधर उस बंदी को फैंग हान के प्रेजेंस का अंदाजा हो गया था, तो तुरंत ही उसकी तरफ पलट कर देखती है। फैंग हान तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो लड़की डिट्टो होंगी जैसी ही दिख रही थी। इधर उस बच्चे ने भी फैंग हान को देख लिया। वो कहते, वाह, मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए अपने एक जनरल को भेज दिया। ये सुनकर तो उस बंदी ने सीधे फैंग हान के डीमन पपेट पर हमला कर दिया था। दरअसल इस बंदी का नाम लीन था। और अब ये सीन यहीं पर कट हो कि हमें सीधा युवा सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ अपने जूनियर्स को बता रहे थे कि जल्द ही डीमंस और इमॉर्टल्स के दरमियान जंग शुरू होने वाली है, जिस वजह से इस बार के रिवर एंड माउंटेन की लिस्ट भी एकदम न्यू रहेगी। इसमें हम आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को शामिल करेंगे ताकि उन्हें भी ट्रू डिसाइपल बनने का मौका मिल पाएगा। साथ ही जो विनर होगा उसे इमॉर्टलिटी पिल दी जाएगी। तो तुम लोग सभी डिसाइपल्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करो, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका साबित होगा। उन्हें बता दो कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। चलो अब तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो लोग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर फैंग हान और लिन के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी। फैंग हान तो उस पर अपने डीमन पपेट से फेंक के मारता है, जिन्हें वो 1 बाय 1 काट के खत्म कर देती है। वो कह रही थी कि लड़के तुम इतने पावरफुल तो नहीं हो, तो फिर तुमने मेरे राज्य में आने की जुर्रत कैसे की? वेल, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। और तभी फैंग हान उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर लीन उसे तगड़ी टक्कर देते हुए बहुत दूर पुश कर देती है। मगर फैंग हान तो उतनी ही तेजी से वापस आ गया था। वो लीन की आंखों में देखता है और लीन उसे उतनी ही स्पीड से दोबारा से वापस भेज देती है। फैंग हान समझ गया था कि ये फाइट और जीत नहीं सकता। तब यान उसे बताता है कि बस थोड़ी देर उसे संभाल लो, तब तक मैं तुम्हारे डीमन सोर्ड वाले मैजिक वेपन को तैयार कर रहा हूँ। इधर लीन दोबारा से उस पर हमला करने आ जाती है, मगर तब तक फैंग हान ने अपने आर्मर का यूज कर उसे दूर कर दिया था। अब लीन आगे भाग रही थी और फैंग हान का आर्मर उसके पीछे था। इन दोनों के दरमियान चल रही फाइट को नैन्शियन के चमचे देख रहे थे। वो कहते, पता नहीं इस बंदे के पास इतने मिस्टीरियस पावर्स और वेपन्स कहाँ से आए होंगे। और तभी वो पतलू बंदा कह रहा था कि यार मुझे ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, चलो ना यहाँ से भाग चलते हैं। जिस पर वो मोटू कह रहा था कि यार तुम्हारी तो बेवजह फट जाती है, देखो हम पहाड़ की चोटी पर है, वो यहाँ पर हमें देख भी नहीं सकते। साथ ही हमने हाइडिंग टैलिस्मान का यूज किया है, इसीलिए फिलहाल तो हम उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। मगर पतलू अभी भी डरा हुआ था, तो मोटू उसे गुस्से में दूर ढकेल देता है। इधर लीन ने फैंग हान की तगड़ी धुलाई करके उसे जमीन पर पटक दिया था। तो यान से कहता है कि मेरे भाई प्लीज मेरी मदद कर, मैं इस बंदी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। तो यान भी अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को तेज करके फैंग हान के पास मैजिकल सूट भेज देता है। उस मैजिकल सूट से कई सारी फ्लाइंग सूट बाहर निकल रही थी, जिनको लीन डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इधर उस डीमन सूट की पीठ पर कई सारी फ्लाइंग सूट लग जाती है। लीन तो उस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो फैंग हान से कह रही थी कि तुमने हमारे डीमन को मार के उसका मिसयूज किया है, पता नहीं तुम इंसान कब सुधरोगे। जिस पर फैंग हान कहता है कि तुम डीमंस भी बेगुनाहों को मारते रहते हो, और अगर तुम्हें जरा सी तकलीफ हुई तो जंग करने उतर आते हो। ये सुन के लीन को आ जाता है गुस्सा। अब वो सीधा उस पे हमला करने निकल पड़ती है, मगर डीमन सोर्ड उस पर कई सारी फ्लाइंग सोर्ड से हमला कर रहा
था और फिर एक साइड से फैंग हान भी उस पर अटैक करने आ जाता है। उसे लग रहा था कि अब लिन को हराना पॉसिबल है, लेकिन लिन ने एक ही झटके में फैंग हान के आर्मर पर अटैक कर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो डीमन सोर्ड के साथ भिड़ जाती है। इधर नैन्शियन के चमचे इस फाइट को गौर से देख रहे थे। पतलू मोटू को बता रहा था कि फैंग हान तो इस आर्मर में सेम टू सेम कुत्ते जैसा नजर आता है, लेकिन इस बंदे में डीमंस और ह्यूमन की पावर है। तो चलो हमने जल्दी से इस इम्पोर्टेंट मैटर को मास्टर को बताना चाहिए। एक सेकंड क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वैसे भी थोड़े टाइम बाद ही ये बंदी फैंग हान को खत्म कर देगी। फिर तो हम उसकी डेड बॉडी ही सीनियर नैन्शियन के पास लेके जाएंगे। हम उसे बता देंगे कि हम दोनों ने मिलकर फैंग हान को मारा है, फिर तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब उसे सपनों में खोया हुआ देखकर मोटू उसे एक जोरों की चमाट मार देता है। वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए अपनी मुंह की पेटी बंद कर दो, तो पतलू तुरंत ही अपना मुंह बंद कर देता है। इधर फैंग हान की डीमन सोर्ड पर भी लीन भारी पड़ गई थी, तो वो दोबारा से यान से मदद मांगता है। इसलिए यान तुरंत ही हुआंगचुआन रिवर के पानी का यूज करके फैंग हान की बॉडी में सुपरनेचुरल पावर डाल देता है। इधर लीन ने उस पर अटैक कर दिया था, मगर फैंग हान इसी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उसकी सोर्ड को रोक लेता है। लीन तो फैंग हान के पावर्स देखकर ही बहुत ज्यादा शॉक थी। इधर डीमन उस बेबी को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो शील्ड अब तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग हान लीन की सोर्ड पर लगा हुआ ब्लड मार्क हटाने के लिए येलो स्प्रिंग वाटर का यूज करता है। थोड़ी देर में वो स्पिरिचुअल मार्क हटकर फैंग हान ने वो वेपन अपने कंट्रोल में ले लिया, जिस वजह से लीन को ब्लड वोमिटिंग हो रही थी। साथ ही फैंग हान का डीमन सोर्ड भी उस पर हमला करने के लिए अपनी फ्लाइंग सोर्ड रिलीज कर रहा था, तो लीन यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए उन सोर्ड से बचती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर में उसे चारों ओर से तलवारों ने घेर लिया और अब मौका देख के फैंग हान भी उस पर हमला करने चला जाता है, मगर उसी वक्त लीन ने अपने मैजिकल वेपन का यूज करके इन दोनों को दूर ढकेल दिया था। वो तो बिना वेपन के ही इन दोनों पर भारी पड़ गई थी, और इसी से हमें पता चलता है कि लीन बहुत बहादुर और पावरफुल है। मगर डीमन सोर्ड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो लीन पर एक और अटैक कर देता है, जिसे लीन रोकने की पूरी कोशिश करती है। अब उसी मुसीबत में देख के वो डीमंस भी उसकी मदद करने भाग रहे थे, लेकिन तभी वो बच्चा अपनी शील्ड को ओपन कर देता है। वो शील्ड अब एक रिंग जैसी बन गई थी, जिससे उन दोनों डीमंस को खत्म कर देता है। इधर यान ने फैंग हान को लीन की सोर्ड पर अपना खून लगाने के लिए बता दिया था, तो फैंग हान भी वैसे ही करता है और फिर उसने लीन के वेपन को अपना बना लिया था और फिर वो उसी वेपन की मदद से लीन को हरा देता है। लीन को इन लोगों ने घेर लिया था और साथ ही वो बहुत ज्यादा घायल भी थी, जिस वजह से उसके पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।